हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आपका हरियाणा टेट का एग्ज़ाम आ ही गया है, डेट भी डिक्लेयर हो गई है बेटा। 26 और 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो ज़ोरों-शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ते पढ़ाए थे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो समास से संबंधित होगा, ठीक है बेटा? तो देखो पहले कि समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या है? समास मतलब होता है बेटा संक्षेप, छोटा, संक्षेप में या उसका छोटे रूप में किसी बात को कह देना, छोटा रूप, ठीक है। इसको छोटा भी कह सकते हैं। संक्षेप मतलब कोई बड़ी बात है और उसको छोटा सा एक ही शब्द में, ठीक है, उसको हम अपनी बात को कंप्लीट कर दें तो वो क्या होगा, समास कहलाएगा। हर भाषा अपने आप में एक ऐसा कुछ स्किल या कौशल रखती है और कि वो कम से कम शब्दों में अपनी बात को छोटे से छोटे रूप में उसको स्पष्ट कर पाए। वो जो स्पष्टता है कम शब्दों की, वही क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी, ठीक है बेटा। यानी कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह सकें, ठीक है। अब जो समास है ये यौगिक जो शब्द हैं उन्हीं का ही रूप है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये मैंने आपको यहां तक बता दिया था, ठीक है। और इसी यौगिक के शब्दों से भी बनते हैं शब्द और शब्दांशों से भी बनते हैं, ठीक है। शब्दांशों में मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग होता है, कि उपसर्ग से भी शब्द बनते हैं और प्रत्यय से भी सब शब्द बनते हैं, ये मैं आपको करा चुकी हूं, ठीक है। इसमें आता है शब्द, कि शब्दों को या वर्णों को मिलाकर बनाए जाने वाले शब्द, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, या तो हम संधि कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, समास कहेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें संधि भी हमारी हो गई है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, समास से संबंधित होगा। तो देखिए, समास छोटे रूप को अपनी कोई भी बात की स्पष्टता व्यक्त करने के लिए कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा, ठीक है। इस समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है, और तत्पुरुष समास, ठीक है, बहुव्रीहि, ठीक है, और द्वंद्व समास, ठीक है। अब ये जो तत्पुरुष समास है इसके भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं बेटा। व्याधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास, एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसका दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियां आती हैं हमारी, ठीक है। जैसे करण से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष। यानी कि विभक्ति का मतलब ये है कि जो कारक है ना, कारक में जो जो विभक्तियां होती हैं वो सभी इसमें होती हैं, एक कर्ता को छोड़कर, ठीक है। कर्म ने करण को संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे होंगे, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण, संबंध, ठीक है, इस प्रकार से। ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है ये कई भेद होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं केवल मैं उन्हीं को आपको बताऊंगी कि जो जैसे कि नियत तत्पुरुष,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये भी। अगला है आपका द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है कर्मधारय समास। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अगला हम अब पहले क्या पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव में मतलब पहली तो जो बात है वो इस शब्द में ही है कि क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए उस शब्द में। ठीक है, अब देखिए अव्ययीभाव समास, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद, प्राय पहला पद प्रधान होता है। प्राय मैंने क्यों कहा वो देख लीजिए एक बार। जैसे शब्द है प्राय में पहला पद जिसका उपसर्ग होता है, पहला पद यानी अव्यय भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, जैसे यथाशक्ति है। शब्द है भरपेट, ये है। तो इसमें क्या है, पहले एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्रति जमा एक, दो पद हो गए ना। ठीक है, और हमारी शर्त क्या है कि पहला पद प्रधान होना चाहिए। तो पहला पद क्या है, प्रधान है। इसमें क्या है, ये उपसर्ग है। क्या है ये बेटा, उपसर्ग। तो ये तो हो गया उपसर्ग से बनने वाला अव्ययीभाव समास। अब ये क्या है, यथी, यथा, यथा क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो ये किससे बन गया, अव्यय से बनने वाला समास हो गया। ठीक है, प्रत्येक, ये क्या है, प्रति जमा एक। ठीक है, भर पेट, पेट और भर, भर शब्द ये यथा भर, ये क्यों दिया गया है अव्यय, पता है? क्योंकि ये जो शब्द है ये हमेशा एक ही रूप में होते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। किसी के साथ तो प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन भर का भरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यथा का यथो नहीं हो सकता, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो ये है आपका अव्ययीभाव समास। और मैंने इसमें कहा कि प्राय पहला पद प्रधान होता है, कभी कभी दूसरा पद भी प्रधान हो जाता है। जैसे जीवन भर, जीवन भर, अब इसमें दूसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एक अपवाद भी है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको और अच्छे से आ जाएगा। जैसे नित्य प्रति, नित्य प्रति, अब आप बताओ, ये जो प्रति शब्द है ये तो उपसर्ग है, ठीक है, लेकिन ये पीछे लगा ना, तो दूसरा पद भी कभी कभी प्रधान हो जाता है, लेकिन ये इसमें अपवाद रूप में है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे है कि कुछ ऐसे समास भी होते हैं जिनमें पहला पद उपसर्ग होने पर भी अव्ययीभाव समास नहीं होता। जैसे प्रतिध्वनि, कुछ समास ऐसे भी होते हैं, ये आप ध्यान दे लेना बेटा, क्योंकि ना इस टाइप के समास आ जाते हैं और फिर जब हम अव्ययीभाव करके आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रही हूं आपको कि इसकी पहचान क्या है, कैसे आप करोगे। कुछ समास ऐसे भी होते हैं जो उपसर्ग और अव्यय होते हैं, जिनमें जो उपसर्ग और अव्यय सहित होते हैं। ठीक है, लेकिन अव्ययीभाव समास नहीं होते, समास नहीं होते। अब वो कैसे नहीं होते भाई, तो करके देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रतिध्वनि, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो, यदि हम इस प्रतिध्वनि को हम क्या करेंगे, इसके पहचान करने के लिए इसको हम वचन बदल के देखेंगे। प्रतिध्वनियां आ रही है ना, इसलिए ये कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है। ठीक है, ये आप जैसे प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों, ठीक है, जैसे प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धाएं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो समास है ये अव्ययीभाव में नहीं आते। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अगला जो समास है वो देखो,
अगला समास आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, मैंने इसके भेद भी आपको बता दिए हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वो दूसरे की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, पहचान क्या है इसकी? कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद। तो पहले पद का काम क्या होगा? पहला पद इसकी विशेषता को बताएगा। ठीक है, करके देखते हैं कैसे। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दो भाग होते हैं तत्पुरुष समास के, व्याधिकरण और एक समानाधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण में क्या होती है? विभक्तियां होती हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास ले लीजिए, कर्म तत्पुरुष समास, जैसे कनपटी तोड़। ठीक है, तो कनपटी को तोड़ने वाला। ठीक है, खड़ग धर, खड़ग को धारण करने वाला। ठीक है, या खड़ग को धारण करना। ठीक है, तो उसमें क्या को विभक्ति का प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? को का प्रयोग होता है। जैसे क्रमागत, क्रमागत क्या होगा? क्रम को आगत। ठीक है, जैसे ग्रहागत, तो ग्रह यानी घर को आगत। ठीक है, जैसे वेदज्ञ, तो क्या होगा? वेद को ज्ञ मतलब जानना। ठीक है, वेद को जानने वाला। ठीक है, इस प्रकार से होगा। इसी तरह से दो तीन ये करण तत्पुरुष समास के देख लीजिए कि करण तत्पुरुष समास में क्या होगा। जैसे ऊंट गाड़ी, ये लिखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या है? क्षुधातुर, क्षुधातुर। क्षुधा क्या होती है? भूख होती है। क्षुधा से आतुर। ठीक है, जैसे मनःपूत, मनःपूत, तो क्या होगा? मनः से पूत, पूत मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक है, पूत मतलब क्या होता है बेटा? पवित्र होता है। मदांध, मदांध, मद से अंध यानी अंधा। ठीक है, मद मतलब घमंड में। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है संप्रदान के लिए। तो संप्रदान में क्या होगा? जैसे मालगाड़ी, बैलगाड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी या बैल की गाड़ी। इसी तरह से रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अगला जैसे आता है अपादान से। अपादान क्या होता है कारक? अपादान में अलग होना पाया जाता है। अपादान में क्या होता है? अलग होना पाया जाता है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या हो गया? जैसे जन्मांध, विभक्ति कौन सी लगेगी? अपादान में भी कौन सी लगेगी बेटा? से लगेगी। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। आप इसको जब खोल के देखोगे तो जो शब्द है जिस कारक से आप चिन्ह से जोड़ रहे हो वही कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होगा। एक तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, जैसे संबंध है, संबंध का क्या आता है कारक चिन्ह? संबंध का, के, की। तो का, के, की जब आप किसी वर्ड को खोल के देखोगे, जैसे लिखा हुआ है अनार दाना, तो अनार का दाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करके देखें। अगला देखिए अधिकरण में।
किसी में है, अंतिम है ये इसका, अधिकरण में, पर, ये इसकी विभक्तियां हैं। तो जब हम किसी समास को जब हम खोलते हैं या उसका विग्रह करते हैं, ठीक है, तो विग्रह करते समय जो विभक्ति है उस विभक्ति में क्या आना चाहिए, में या पर आना चाहिए। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। जैसे कर्णफूल, कान का फूल, ठीक है, जैसे कानों में पहना जाने वाला फूल, जो उनका जो आभूषण होता है वो। ऐसे है अश्वारूढ़, अश्वारूढ़। अब ये क्या है, अश्व, और ये है आरूढ़। तो अश्व मतलब घोड़े, घोड़ा हो गया ना, अश्व पर आरूढ़, ठीक है, अश्व पर आरूढ़ मतलब अश्व घोड़े पर चढ़ने वाला। तो ये क्या हो गया, बीच में क्या आ रहा है, पर विभक्ति आ रही है ना। तो पर विभक्ति कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला देखिए, इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें आता है न्यय तत्पुरुष। न्यय तत्पुरुष समास, न्यय तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि उसमें कोई भी शब्द हो, ऐ से शुरू होता है या न से शुरू होता है, ठीक है, एक तो ये पहचान है उसकी। और जब आप उसको विग्रह उसका करते हो तो नहीं आता है हर जगह। जब जैसे कि लाजवाब यानी बिना जवाब के, ठीक है, बाखूबी खूबी सहित, अकाज बिना काज, अनिच्छुक नहीं है इच्छुक, ठीक है, अधर्म नय धर्म। तो न्यय तत्पुरुष में क्या आएगा, विपरीत आएगा। अगर आसान भाषा में समझे तो क्या होगा, विपरीत होगा बेटा किसी भी शब्द का। जैसे अधर्म, अधर्म यानी कि नय धर्म, ठीक है। जैसे कि अनिच्छुक, तो क्या विग्रह हो जाएगा, न इच्छुक, ठीक है। जैसे कि अब ये कुछ एक उर्दू अरबी भाषा के जो अरबी के फारसी के शब्द भी हैं, जैसे लाजवाब, ये भी समास के रूप में प्रयुक्त है, बिना जवाब के, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये समास है ये किस में आते हैं, न्यय तत्पुरुष समास में आते हैं, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। अगला आपका आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास अधिकतर आपके एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखें। कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष समास, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसमें भी दूसरे पद की प्रधानता होती है और पहला पद जो है वो दूसरे की विशेषता को बताता है। विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान का भी इसमें महत्व होता है। अब देखो कैसे, जैसे शब्द है अल्पसंख्यक, ठीक है, अगर हम पहला पद प्रधान मान लेते हैं कि अल्प, तो अल्प जो है वो दूसरे के बारे में बता नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दूसरे पद की प्रधानता है, क्योंकि ये कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, तो दूसरा पद प्रधान हो गया। संख्या तो है लेकिन विशेषता क्या है, क्योंकि परिभाषा कह रही है ना कि दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, पहला पद विशेषता बताए, ठीक है। तो ये जो दूसरा पद है ये संख्या है लेकिन कैसी है, अल्प है, तो ये क्या विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। या इसका विग्रह करें तो अल्प है जो संख्या में, अल्प है जो संख्या में, ठीक है। अगला इसमें देखिए, जैसे अत्युक्ति, अत्युक्ति, ठीक है, तो अति या अति पूर्ण युक्ति, अति पूर्ण युक्ति, युक्ति तो है लेकिन कैसी है, अति पूर्ण है, अति पूर्ण युक्ति, ठीक है। प्राचार्य,
आचार्य हैं, लेकिन कैसे हैं, विशेषता क्या, यानी प्रकृष्ट हैं, प्रकृष्ट आचार्य, प्रकृष्ट आचार्य। जैसे एक आप आसान सा शब्द लें तो लाल मिर्च, ये है। अब दूसरा पद है मिर्च, प्रधान हो गया, लेकिन मिर्च है कैसी, लाल है, तो विशेषता क्या हो गई, लाल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, ये इसका विग्रह हो गया। और समास कौन सा हो गया, कर्मधारय हो गया। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बदबू, बू यानी कि कैसी जो स्मेल होती है, बू उसको बोलते हैं, महक जैसी भी है। बद मतलब बुरी। ठीक है, तो इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, बद है जो बू, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। अगला देखिए, इसमें कर्मधारय में कुछ भी नहीं है, केवल इसमें हमें उपमेय, उपमान और विशेषण का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये संज्ञा से भी बनते हैं और विशेषण से भी बनते हैं। विशेषण से बनने वाला मैंने अभी आपको बताया, लाल मिर्च, वो किससे बनी हुई है, विशेषण से ही बनी हुई है। संज्ञा से अगर हम देखें तो जैसे दही बड़ा, ये संज्ञा से बना हुआ कर्मधारय समास है। ठीक है, कि क्या, मधुमक्खी, मधु इकट्ठा करने वाली मक्खियां। ठीक है, मक्खी। पवन चक्की, पवन से चलती है जो चक्की। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। अगला आपका आता है इसमें द्विगु समास। अब ये जो द्विगु समास है, ये भी किसका भेद है, तत्पुरुष का है। द्विगु समास में गिनतियां होती है, पहली बात क्या होता है, गिनती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो कौन से पद में होती है, पहले पद में ही होती है। ठीक है, पहले पद में ही वो गिनती होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे शब्द है आपका तिकोना, तीन कोनों का समूह, चौकोर, चार कोर कोनों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। ठीक है, इकट्ठा, जो एक साथ हो, ठीक है, एक ही स्थान पर हो, वो क्या होगा, इकट्ठा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह भी कह सकते हैं इसको। और चतुर्भुज जो है वो आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। एक तो ये आप ध्यान रखें बेटा, जैसे लिखा हुआ है चतुर्भुज, ये लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम यहां पर लिखें चार भुजाओं वाला, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये लिख कर इसका विग्रह इस तरह से करके यहाँ ये नहीं लिखते कि कौन, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, कि भी चार भुजाएं यानी कि आयत टाइप हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि विष्णु, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। क्या हो गया बेटा, बहुव्रीहि समास, यदि हम इसको यहां पर तीसरा पद प्रधान बना देते हैं तो। ठीक है, वैसे ये क्या है, ये है द्विगु समास। ठीक है, अगला इसमें जैसे नवरत्न, अब ये जो नवरत्न है, नौ रत्नों वाला। ठीक है, तो नौ नवरत्न, क्योंकि अकबर के भी नौ रत्न थे, तो अगर इसमें आ जाए ना कि अकबर के नौ रत्न, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, लेकिन खाली अगर नवरत्न है कि नौ रत्नों का समूह इस तरीके से है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, सप्ताह, सात अहनों का समूह, आह मतलब अहन, दिन। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए अगला जो आपका आता है वो है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है।
जैसे मैंने लिख दिया है खग, ठीक है, तो खग क्या हो गया, ख मतलब आकाश में और ग मतलब विचरण करने वाला, ठीक है, आकाश में उड़ने वाला या गमन करने वाला, तो खग क्या होता है, पक्षी हो गया, ठीक है। तो अगर पक्षी लिख देते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला, जैसे अद्वितीय, अद्वितीय क्या है, यानी कि जो उसके जैसा कोई द्वितीय नहीं है, द्वितीय मतलब दूसरा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपने आप में अनोखा हो गया। तो तीसरा पद आ रहा है अनोखा, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, ठीक है, तो गुरु के मुख से निकली हुई गुरुमुखी क्या है, ये लिपि है, किसकी है, पंजाबी, ठीक है, कौन सी लिपि है, पंजाबी में लिपि, गुरुमुखी। गुरु के मुख से निकली हुई, अर्थात ये क्या है, लिपि है, कौन सी, पंजाबी, ठीक है, पंजाबी लिपि है, ठीक है। इसी तरह से है कि कूप मंडूक, कूप मंडूक, कूप मतलब कूप का है जो मंडूक, मंडूक मतलब मेंढक होता है, कूप मतलब कुआ होता है। तो अब कुएं के अंदर मेंढक है तो वो अपने उसका जो एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया है, तो क्या इसको हम क्या कहेंगे, सीमित ज्ञान वाला। कूप का, कूप का है जो मंडूक, यानी कि सीमित ज्ञान वाला, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे है शब्द विधुशेखर, विधुशेखर, विधु मतलब चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ठीक है, विधु है शिखर पर जिसके, तो चंद्रमा किसके शिखर पर है, शिव के शिखर पर, तो विधु है शिखर पर जिसके, कौन है, शिव, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही देखिए कुछ एक ऐसे जो समास है जो ईश्वर के नाम पर है और बहुत ज्यादा आते भी हैं, ठीक है, तो इनमें से मैं कुछ एक लिख देती हूं, आप देख लीजिएगा। जैसे जैसे इंद्र के लिए आता है, इंद्र के लिए देवराज, वज्रपाणी, वज्र आयुध और शचीपति, ठीक है। इसी तरह से जैसे गणेश के लिए आता है लंबोदर, वक्रतुंड, भवानी नंदन और गिरिजानंदन, ठीक है। ऐसे ही शिव के लिए जैसे आशुतोष, इंदुशेखर, नीलकंठ, पशुपति, महेश्वर्य, शूलपाणी, भूतेश्वर, तो ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से आ जाएगा। अगला जो है देखिए, अगला आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में देखो, द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक एक तो चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह बोलते हैं जिसको, ठीक है, और समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो उसके बीच में आते हैं, ठीक है। और जब हम समास को इकट्ठा करते हैं, विग्रह करते समय तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, और जब हम समास को इकट्ठा लिखते हैं तो वो जो शब्द हैं समुच्चय बोधक अव्यय वो उसमें से लोप हो जाते हैं। जैसे द्वंद्व समास, इसमें क्या है, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है, और
समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं। जैसे दिन रात, ठीक है, माता पिता, लाभ हानि, ठीक है, जैसे क्रय विक्रय, ठीक है, जैसे कि धर्म अधर्म, ठीक है। इनको एक बार करके देखते हैं। जैसे ये शब्द है दिन रात, हमेशा ये पहचान है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है कि विलोम शब्द आते हैं, ये अगर हम इनका विग्रह करें तो क्या होते हैं, ये विलोम शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे दिन रात, तो इसमें तो क्योंकि दोनों ही बराबरी में है तो दिन और रात दोनों पद बराबर है ना ये, तो क्या लगाएंगे इसमें, हम कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय लगाएंगे, इसमें लगाएंगे माता और पिता, ठीक है। अब आ जाता है ये क्या है, विलोम शब्द की तरह प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो हम इनको कैसे, इसको विग्रह कैसे करेंगे, लाभ या हानि, ठीक है, क्रय या विक्रय, धर्म या अधर्म, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिए, एक बार मैं क्विक आपका रिवीजन करा देती हूँ इसमें। तो देखिए बेटा, हमने आज की जो क्लास में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, समास के 4 भेद मैंने आपको बताए हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष और बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। उनका उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया है और सबको खोल के एक बार आपको बता दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।